हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इससे पीछे वाले वीडियो में, तो इसी संदर्भ में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है, संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। और वहीं पे दूसरा कथन कहता है, भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करता है। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा, क्योंकि यह विरोध नहीं करता है। तो इसका आंसर केवल एक है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कहता है कि भारतीय संविधान धर्म में हस्तक्षेप की सीमा की कसौटी का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन का प्रावधान करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों का सुरक्षित रखने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो कथन एक हमारा सही था। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से सहमति व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से दूसरा कथन हमारा असत्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर तर्कसंगत विचार कीजिए। कथन एक कहता है, भारतीय संविधान को सभी धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट है। और दूसरा कहता है, पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के आरंभ से ही उल्लेखित है। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है आरंभ से नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। और इस तरह से यहाँ पे दोनों ही कथन संकीर्ण छूट नहीं देता है, पूर्णतः छूट मिलता है, इसलिए दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार सभी को अपने अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है, अतः कथन एक असत्य था। पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। और दूसरा कथन कहता है, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज का फैसला देता है। इसमें से सही कथन का पहचान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से दोनों ही कथन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है देश के सभी वयस्क नागरिकों का वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसी अधिकार का प्रयोग करके लोग अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है, अतः हमारा दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। और दूसरा कथन कहता है, संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इनमें से भी सही कथन की पहचान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही हमारा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त एक समूह सरकार बनाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है, तो हमारा दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है? एक में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और विधानसभा। तो जैसा कि हमें पता है, संसद का निकाय ये राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। विधानसभा का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
राज्यसभा लोकसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, विधानसभा का इसमें शामिल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संसद में संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। दूसरा कथन कहता है, राज्यसभा लोकसभा में क्रमशः 245 और 545 सदस्य होते हैं, जिनके सभापति अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होते हैं। इसमें से सही कथन का पहचान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है, दो हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा में 250 होते हैं और लोकसभा में 550 होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में है, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। कथन एक सत्य है। राज्यसभा लोकसभा में क्रमशः 245 और 545 सदस्य होते हैं, जो कि वर्तमान में होते हैं, वर्तमान में है, और अधिकतम जैसे कि हमने बताया 250 और 550। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इन्हें वेतन और भत्ते सभापति के पद हेतु ही दिए जाते हैं, उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं। और लोकसभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होता, बल्कि लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने सदन से ही चुनते हैं। अतः कथन हमारा दो गलत था। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिनों में लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है, वहीं उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख को होता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित और 2 आंगल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और दूसरा कथन कहता है, ये गलत है। दूसरा कथन कहता है कि राज्यसभा में 245 सदस्य में से 235 और निर्वाचित होते हैं और 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसमें से सही कथन की पहचान करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा जो कथन है ये गलत हो जाएगा। और ये भी 2 आंगल जो मनोनीत किए जाते थे, इसको भी अब हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा दोनों ही कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। और दूसरा कथन कहता है, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। इसमें से सत्य कथन का पहचान करना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। इसकी चलिए व्याख्या देखते हैं। दिए गए दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है, राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों का प्रतिनिधियों के रूप में काम करता है। दूसरा कथन, विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में। जैसा ये तो गलत ही है, पहला सही है। और तीसरा देखते हैं, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, वह आवश्यक पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पे
सत्य होता है, लेकिन इसमें असत्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे केवल 2 हमारा असत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों का प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। तो हमारा 2 जो था वो बिल्कुल असत्य है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है। वह आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें से सही कथन को पहचान करना है। तो लोकसभा को बिल्कुल भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को अस्थाई सदस्य, राज्यसभा एक अस्थाई सभा है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अतः दोनों ही हमारा यहाँ पे कथन बिल्कुल सही हो जाता है। संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा विघटित नहीं किया जा सकता। तो चलिए ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।